जिन साथियों ने सवाल पूछा है उन लोगों का पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा ये पूरी लड़ाई सवाल पूछने के अधिकार की ही है और हमसे भी सवाल पूछिए, सब लोगों से सवाल पूछिए। इसमें पहला जो प्रश्न आया है जो पंजाबी में आया था और उसका जो ट्रांसलेशन मेरे पास है उसमें ये है कि जेएनयू में जो है लाल सलाम और जय भीम का नारा साथ में कैसे लगना शुरू हुआ, जेएनयू का इसका इम्पोर्टेंस कैसे पता चला। मेरा तो इसमें अगर वन लाइन आंसर दें, अगर एक वर्ड में आंसर देना हो तो उसका आंसर है संघर्ष के जरिए। हम लोगों ने इस संघर्ष के जरिए इस बात को रियलाइज किया कि जैसा मैंने अपने बात की शुरुआत में भी कहा, भगत सिंह और अंबेडकर इस देश के दो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी के सबसे कमजोर तबके की बात उठाई और सबसे कमजोर तबके की बात उठाने के लिए ही जेएनयू जाना जाता है। उसमें अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से गाइडिंग लाइट मिलती है, चाहे वो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी हो, चाहे वो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी हो, चाहे वो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी हो, इन सब नारों को हमको साथ में लेना पड़ेगा। और सारे नारे, जैसे आदिवासी लोग जुहार करते हैं, हम लोग जुहार भी कहते हैं। आप लोग देखेंगे कि एलजीबीटी आंदोलन में, अपने अधिकारों के, अपने आत्मसम्मान के आंदोलन में उन्होंने सतरंगी सलाम का नारा लगाया। सतरंगी सलाम तो सबसे ज्यादा इंक्लूसिव है, उसमें आपके सभी रंग इंक्लूडिंग भगवा आ जाता है और सभी रंगों को हम लोग जो है अपने साथ में लेते हैं। लेकिन इसका और ठोस जवाब ये है कि इस देश की रियलिटी को देखते हुए, मैंने यहाँ पे कई सारी रियलिटीज है जिनको आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक आप क्लेम करते हैं कि आप कमजोर तबके का आंदोलन कर रहे हैं, कमजोर तबके की आवाज उठा रहे हैं, तो आपको गरीब मजदूर की, दलित आदिवासी की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, सबकी आवाज आपको उठानी पड़ेगी। और ये जो सारे नारे हैं, ये जो सारे संघर्ष हैं, ये जो सभी आइडियोलॉजीज हैं, ये हमारे आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास ज्यादा बुकलेट नहीं है, 2 बुकलेट है। एक जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करती हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसका एक कैंपेन चला है, उठो मेरे देश, नए भारत के रास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के वास्ते। इन आइकन्स को हम लोगों को रिक्लेम करना भी बहुत जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे भाजपा क्या कहती है, भाजपा भगत सिंह के सर पे भगवा पगड़ी जो है बांध करके सब जगह उनका प्रचार करती है, ये दिखाने के लिए कि भगत सिंह देखिए वो तो कितना राष्ट्रवाद करते थे। इसी तरह से हमको बोलने की कोशिश की जा रही है, जो कि एकदम बेबुनियाद रिडिकुलस बात है, कि अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र चाहते थे और अम्बेडकर जो है वो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म चाहते थे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि माने किस तरह से हमारे ही आइडियोलॉग्स को जो है संघ अप्रोप्रिएट कर रहा है और हम उसको जो है सही तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत एक सीरियस कंसर्न है। इसमें भगत सिंह और अम्बेडकर की सही बातचीत को और उन दोनों का जो आपस में सिंथेसिस है उसको हम लोगों को आगे ले जाना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रवाद पे ही देखें, भगत सिंह ने कभी भी हिंदू राष्ट्रवाद की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म की बात की। अगर हम लोग अम्बेडकर को देखें, अम्बेडकर ने हमेशा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक जाति विनाश नहीं होगा तब तक नेशनलिज्म आ ही नहीं सकता। आप तो देश के टुकड़े कौन करना चाहता है? देश के टुकड़े तो जाति व्यवस्था ने कर रखे हैं इतने सालों से। तो पहले अगर कोई चीज एंटी नेशनल है तो वो तो जाति व्यवस्था है। उसने देश को इतने सारे कास्ट कॉन्शियसनेस में बांट रखा है कि नेशनल कॉन्शियसनेस बन ही नहीं सकता। तो ये जो भगत सिंह और अम्बेडकर का प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म का आइडिया, कास्टलेस नेशनलिज्म का आइडिया है, इसको हम लोगों को आगे ले जाना पड़ेगा। उन लोगों ने मजदूरों के बारे में जो बात की, मानव अधिकारों के बारे में जो बात की, एक मिनट सर, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो बात हमें दाढ़ी वालों को 100 साल में नहीं पता, आप थोड़ी छोटी उम्र में कैसे समझेंगे? जी बस उसका एक ही जवाब है सर, कि संघर्ष के जरिए ही हम लोगों ने देखा कि ऊपर के स्तर पे तो हम लोगों ने बहुत पार्टी बना रखी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 10 फैक्शन होंगे, एक बसपा है, कई सारी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर एमएल फैक्शन में और 10 फैक्शन हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे दलित, मजदूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब एक साथ लड़ रहे हैं। उस यूनिटी को, वो यूनिटी कहीं ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ग्राउंड पे सब लोग एक साथ लड़ रहे हैं। जाति का सवाल, गरीबी का भी सवाल है,
जाति का सवाल भूमि का सवाल भी है। सब लोग जो जमीन के लिए लड़ रहे हैं उनकी कौन सी जाति है, जो लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका क्या क्लास है। तो इस सब चीज को अगर हम देखें तो संघर्ष में सभी जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं वो लोग एक साथ हैं। क्योंकि देखिए, हमारे लिए पार्टी का प्रश्न हो सकता है, हमारे लिए पार्टी लाइन का प्रश्न हो सकता है, लेकिन उनके लिए डेली सर्वाइवल का प्रश्न है। उन लोगों को जहाँ से भी गाइडिंग लाइट मिलती है, वो भगत सिंह से मिले, अम्बेडकर से मिले, उन लोगों के लिए वो इमटेरियल है, उन लोगों के लिए कोई पार्टी लाइन क्रूशल नहीं है। हम लोगों के लिए पार्टी लाइन क्रूशल हो सकती है, उन लोगों के लिए डेली सर्वाइवल का सवाल है। और इसी आंदोलन पर, जैसे मैंने हम लोगों ने 16 दिसंबर आंदोलन, एंटी रेप आंदोलन देखा, लेकिन ऐसा ही एक और आंदोलन था भगाना का आंदोलन। हरियाणा में एक गांव में भगाना, जहाँ से 80 दलित परिवार जो है वो उन लोगों को इसलिए छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि जो डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पर, उनके जो लोग थे वो उनकी महिलाओं के साथ में रेप करते थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। सिर्फ इतना उनका जुर्म था, उनको पूरा सोशल बॉयकॉट किया गया और वो लोग जंतर मंतर पर 3 साल तक रहे और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। लेकिन इसको किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, इसको किसी ब्राह्मणवादी कॉर्पोरेट मीडिया ने नहीं दिखाया। तब हम लोगों को समझ में आया कि अगर ब्राह्मणवाद और कॉर्पोरेट के बीच में इतना बड़ा नेक्सस है तो इसके खिलाफ जो लड़ाई भी है वो एंटी ब्राह्मणिकल और एंटी कॉर्पोरेट फोर्सेस की एक साथ में होनी पड़ेगी। इसका मैं बस इतना जवाब दूंगी कि ये संघर्ष के जरिए हम लोगों को लाल सलाम, जय भीम, जोहार, सतरंगी सलाम, जो नारा लगाना पड़े सभी ऑप्रेस्ड यूनिटी के लिए हम लोग लगाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे। और यहाँ पे साथी ने सवाल पूछा है कि क्या जेएनयू जो हिंदुत्व और कम्युनलिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई वो जारी रखेगा? एकदम जारी रखेगा। और हम लोगों को इस चीज के लिए लड़ना चाहिए कि किस तरह से देश भर में और जेएनयू बने जो और गरीब दबे कुचले तबकों की आवाज को जो हमसे छूट जाएंगी उन लोगों को उठाएं, उन आवाजों को उठाएं। आप देखते हैं कि अभी अगर आपके एमिटी यूनिवर्सिटी में, शारदा यूनिवर्सिटी में यूनियन नहीं है, वो यूनियन किस लिए है? स्टूडेंट यूनियन की हाइक का विरोध करती है, निजीकरण का विरोध करती है और साथ साथ में दबे कुचले वर्गों की आवाज भी उठाती है। तो स्टूडेंट यूनियन को ही जब खत्म किया जाता है तब ना आप किसी और का सवाल उठा सकते हैं ना अपना सवाल उठा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसे और पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको बचाने के लिए और ज्यादा स्थापित करने के लिए, जहाँ से स्टूडेंट यूनियंस आए, जहाँ से बिना किसी प्रेशर के स्टूडेंट्स आवाज उठा सके, अपने रिसर्च में इन सवालों को उठा सके, अपने नारों में इन सवाल को उठा सके। और लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व और कम्युनलिज्म के खिलाफ नहीं है, हर किसी ऐसी टेंडेंसी के खिलाफ है। वो टेंडेंसी लेफ्ट के अंदर भी हो सकती है, वो टेंडेंसी दलित ग्रुप्स के अंदर भी हो सकती है कि हायरार्की, हम लोगों की असली लड़ाई हायरार्की के खिलाफ है। क्यों किसी को इतना ज्यादा मिले कि उसका पेट इतना फूल जाता है और किसी को इतना कम मिले कि वो एक हड्डी का, एक पसली का आदमी रह जाता है? क्यों हायरार्की महिला और पुरुष के बीच में होगी? क्यों हायरार्की दलित और आदिवासी की नीचे होगी ब्राह्मण से, बनिया से? इस पूरी हायरार्की के हर जिस फॉर्म में हायरार्की हो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। और जेएनयू खुद को इस तरह से दिखता है कि जहां पर भी पावर हायरार्की है, हम पावर हायरार्की में जो नीचे हैं उनके साथ में खड़े होंगे। ये ब्रॉडली जो जेएनयू का फाइट है और हम आपको अश्योर करते हैं कि हमारे रहते जेएनयू जो है इस लड़ाई को हमेशा लड़ेगा। यहाँ पे एक और सवाल आया है, पुलिस जो है वो ऑर्डर कैसे रिफ्यूज कर सकती है? पुलिस जो है वो कैसे मना कर सकती है ऑर्डर को? मैंने जो अपने स्पीच में लास्ट की बात कही कि जब पुलिस से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, उनको बोला जाता है हमको ऑर्डर मिला। ये प्रश्न जो है अकेले इसको पुलिस हल नहीं कर पाएगी, इसमें समाज को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। जो पुलिस वाले आते हैं वो भी हमारे समाज में से आते हैं, लेकिन समाज में ऐसी कॉमन सेंस बना दी गई है कि भाई हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही होगी, उनके पास में आईएएस अफसर भी हैं, उनके पास में मंत्री भी हैं, ठीक है, वो लोग अपर क्लास से भी हैं, अपर कास्ट से भी है, कुछ हमसे ज्यादा समझते होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। समाज के अंदर हम लोगों को ऐसी कॉन्शियसनेस पैदा करनी पड़ेगी कि जो इस तरह का दमन है वो ना हो, उसके लिए टॉलरेंस खत्म करनी पड़ेगी। हमने ऐसे कई सारे आंदोलन देखे हैं जिसमें पुलिस ने एक्चुअली हथियार गिरा दिए, पुलिस ने एक्शन लेने से मना कर दिया है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन पंजाब में भी कुछ ऐसा आंदोलन चला था जिसमें लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे और कई सारी महिलाएं जो हैं, जो बुजुर्ग उम्र की कई सारी महिलाएं जो है वो लोग बैठी हुई थी उसमें आंदोलन में। मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था। और जो उनके लिए महिला पुलिस बुलाई गई थी
वो तो उन्हीं की कम्युनिटी में से जो लड़कियां हैं, माने उन्हीं को हमारे वर्ग में से हमारे खिलाफ जो है वर्ग शत्रु खड़े किए जाते हैं, वो उन्हीं की कम्युनिटी में से थी। और वो उन महिला पुलिस वालों को वो उनको खाना खिलाती थी वो औरतें, और जब उनको ऑर्डर दिया गया कि इनके ऊपर बुलडोजर चलाइए, इनको यहाँ से हटाइए, तब उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। प्रॉब्लम आज के समय में ये है कि पुलिस को जितने भी ऑर्डर मिलते हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। जैसे हम लोग जब फेलोशिप के लिए आंदोलन कर रहे थे, पुलिस आई, मेल पुलिस ऑफिसर जो है वो महिला पुलिस ऑफिसर जो महिला प्रोटेस्टर हैं उनके सर पे एकदम फुल फोर्स के साथ में डंडा मार रहे थे। एक्चुअली तो अगर हम इसको चैलेंज करें, कई सारी औरतों के साथ में मॉलेस्टेशन हुआ, कई सारी लड़कियां जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ में दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की। और अगर आप देखें इसका परिणाम क्या होता है, माने ये ऑर्डर कौन देता है, ये ऑर्डर कौन मानता है और किसको क्या फायदा होता है। अगर आप देखें, जो उस टाइम पे पुलिस कमिश्नर थे BS बस्सी नाम थे, हाँ, और जिन्होंने ये पूरा मतलब जब JNU में अरेस्टिंग वगैरह हुआ लोगों का, उस वक्त भी दिल्ली के वही पुलिस कमिश्नर थे। वो अभी जाकर के एक राज्य के जो है गवर्नर बना दिए गए हैं। तो एक्चुअली में आप देखिए कि क्या हो रहा है, माने पुलिस कमिश्नर जो है वो ऑर्डर तो देते हैं कि इन लोगों पर मारपिटाई करो, औरतों के साथ में बदतमीजी करो, गाली दो औरतों को, औरतों के सर पे डंडा मारो, लेकिन उससे फायदा किसको होता है? क्या वो लोगों के हित में? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर, माने कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बताया जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए, अगर हम लोग यहीं से शुरू करें, माने आज कल जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार डे जो है उसको बोला जाता है। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को दूसरे तरीके से किया जा सकता था? क्या इतने सारे बेगुनाह लोगों को मारना जरूरी था? क्या हथियार चलाना जरूरी था? क्या हम लोगों को ये सब प्रश्न पूछने चाहिए? एकदम पूछने चाहिए, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं। कश्मीर कोई इट्स नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम जिसको आप जिंदा रखे हैं फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि आपको उसके नाम पे राजनीति करनी है। कि किसी तरह से अगर हम लोग फेलोशिप के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम लोग फीस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। सरकार उसको दिखाने की कोशिश करती है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम है। वो कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम एक्चुअली है नहीं। सरकार आके हमसे बात करे, पुलिस को बीच में क्यों करती है? तो ये माने कहना है इस चीज से। पुलिस ऑर्डर को रिफ्यूज करेगी या नहीं करेगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों को इस बात को जो है बोलना पड़ेगा। जब भी हम लोग किसी धरना प्रदर्शन में जाते हैं, हम लोगों को एकदम पुलिस के लोगों से बात करनी चाहिए। ऐसा हो ही सकता है कि वो डंडा चलाने से मना ना कर पाए क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है, लेकिन शायद इतना जरूर कर सकता है कि डंडे को जोर से ना चलाए, डंडे को किसी के सर पे ना मारे, इतना जरूर कर सकता है। मेरे अभी भी ये जो अंगूठा है ये मैं बेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इस पर इतनी जोर से पुलिस की लाठी पड़ी है, इसको मैं अभी भी बेंड नहीं कर सकती हूँ, शायद कभी कर भी नहीं सकती हूँ। ये इस टाइप का मान लीजिए, अब मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, कोई फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर होगा वो दोबारा प्रोटेस्ट में ही नहीं आएगा। ये तो आंदोलन को बंद करने की जो है ये एक तरीका होता है। माने हम लोगों ने इतना ब्रूटल दमन देखा, जैसे ऑक्यूपाई AGC में 9 दिसंबर को एक पार्लियामेंट मार्च हुआ था। उस पार्लियामेंट मार्च में इतना ज्यादा दमन हुआ, इतनी ज्यादा मार पिटाई की गई कि यही पंजाब से एक लड़का आया हुआ था उस आंदोलन में, उसकी सफेद पगड़ी थी और वो पूरी की पूरी लाल हो गई, इतना खून जो है उसमें से बहने लगा। लेकिन एक और चीज भी है, और मैं इस डिस्कशन को उस चीज से खत्म करना चाहती हूँ बोल के, जब हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था तो किसी ने वीडियो बनाया। उस वीडियो में क्या था कि एक जो पुलिस वाला है जो थोड़ा जवान है, वो एकदम फोर्स से जो है लाठी लेके मारने जा रहा है। वो तो चीज हमको तब दिखी नहीं, हम लोगों को वीडियो में दिखी। उसके पीछे एक पुलिस वाला जो थोड़ा सा बूढ़ा था, जिससे हमारी रोज बातचीत होती रहती थी, उससे हम लोग रोज बात करते थे, आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, फीस का प्रश्न है, देखिए हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। उसने उसका डंडा जो है पकड़ा, उसको रोका और बोला कि मत मारो, उसको रोकने की कोशिश की। वो फाइनली रुका नहीं, वो जाकर के आदमी जो है जाकर के आगे लाठीचार्ज किया। बट द वेरी फैक्ट दैट वी ट्राइड टू स्टॉप हिम, हमारे पास उस आदमी ने जो उस डंडे को रोका उस वक्त, उसमें थोड़ा सा होप हमारे लिए है। हम लोगों को एक्सपोज करते रहना पड़ेगा इस सरकार को, बल्कि इस सरकार को ही क्यों, इससे पहले भी जब कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी यही करती थी। इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पुलिस वाला भले ही ऑर्डर रिफ्यूज ना कर सके, लेकिन जाकर के वोट जरूर देगा 5 साल बाद। वोट देने के टाइम ये जरूर याद करेगा कि कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने छात्रों पर जो अपना सिर्फ वजीफा मांग रहे थे, फेलोशिप मांग रहे थे, रेप के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, किसने
हमको ऑर्डर दिया कि उनके सर पे लाठी मारो, और हम लोगों को तो लड़ा दिया, पुलिस वाले को तो आपने सड़क पर लड़ा दिया छात्र से, लेकिन हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो कमिश्नर से गवर्नर बन गए और हम लोग अफसर के अफसर ही रह गए, कांस्टेबल के कांस्टेबल ही रह गए। ये बात उसके दिमाग में जरूर आएगी, क्योंकि वो भी नागरिक हैं। हम लोगों को उनके बीच में भी बात करना पड़ेगा। हम लोगों को प्रोपेगेंडा, जो असल मायने में लोगों के हित में प्रोपेगेंडा है, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी पीपल प्रोपेगेंडा तो चल रहा है भाई। एंटी पीपल प्रोपेगेंडा तो मीडिया से लेकर के इंटेलिजेंसिया से लेकर सब लोग कर रहे हैं। प्रो पीपल प्रोपेगेंडा भी हम लोगों को करना पड़ेगा। और 3 महीने हम लोग जो है यूजीसी पर रहे, रोज बटालियन बदली जाती थी ताकि हम लोग उनको जो है ज्यादा प्रभावित न कर पाए। आप देखिए सरकार कितना डरती है छात्रों से, रोज बटालियन बदलती थी, रोज नए नए पुलिस वाले आते थे, लेकिन रोज हम उनको समझाते थे कि देखो हमारा लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम लोग गुस्सा मत हो, हमारा लड़ाई सरकार से। वो लोग समझते थे, लेकिन अगले दिन पुलिस फोर्स को बदला जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आज भी देखते होंगे, वो लोग हमें पहचानते हैं, वो लोग देखते होंगे क्या क्या हो रहा है। उन्होंने कन्हैया का भाषण हो सकता है देखा हो टीवी पे, उससे उनको कुछ समझ में आया हो। बदलाव के लिए जो भी चाहिए होगा वो हम लोगों को करना पड़ेगा, भले ही वो हथियार न डाले, लेकिन इस सवाल को जो है हम लोगों को जरूर उठाना पड़ेगा। और अभी बैंकॉक में प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पे एक्चुअली में प्रोटेस्टर्स ने, जो सब प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों ने गुलाब के फूल दिए पुलिस को, और पुलिस ने जो है हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा हम लोग अपने लोगों पर जो है हथियार नहीं चलाएंगे। हो सकता है कभी ऐसा दिन भी आएगा, जैसा मैंने कहा कि कहीं पे मैं पढ़ रही थी कि पंजाब में ऐसा दिन आया भी है। हो सकता है कभी ऐसा दिन आएगा जब छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जाएगा और पुलिस बोलेगी कि हम नहीं करेंगे। जब सीआरपीएफ के जवानों को बोला जाएगा जाकर के आदिवासियों को उठा करके ले आओ, मार करके ले आओ, हो सकता है वो लोग मना करेंगे, वो लोग बोलेंगे हम बेकसूर आंदोलनकारियों को हम लोग क्यों उठाएं, हम लोग क्यों आदिवासियों पे दमन करें। हो सकता है ऐसा दिन आएगा, हो सकता है ऐसी संभावना आएगी जब हम लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है। और अगर नहीं आती है तो फिर वही होगा जो कहा जा रहा है कि भारत में फांसीवाद आ रहा है। इसको मैंने आप जो यहाँ पे और भी कुछ सवाल आए हैं उनसे भी जोड़कर मैं इस बात को आगे ले जाती हूँ। हम लोग जो बोल रहे हैं कि फांसीवाद आएगा या इनकलाब आएगा, वो कब आएगा, उसका क्या डेट है, और जब वो आएगा, जब फांसीवाद आएगा तो उस वक्त क्या होगा एग्जैक्टली, क्या होगा उस वक्त? क्या देश का इलेक्शन बंद हो जाएगा? हो सकता है इलेक्शन बंद नहीं होगा, ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इतना घोटाला कर दिया जाएगा आपको इलेक्शन बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 100% वोट मोदी को पड़ेगा। ये हो सकता है, एकदम हो सकता है, इलेक्शन बंद करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर इलेक्शन बंद हो गया हिंदुस्तान में तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है बहुत हल्ला मच जाएगा, लेकिन वो करने की जरूरत ही नहीं। ईवीएम में धांधली कर दीजिए, ईवीएम अपने आप वोट डाल देगा, लोग कहीं भी वोट डाले, हो जाएगा कमल पे। ये एक संभावना है। लेकिन मेरा एक मानना है, जितना मैंने इस सरकार के कैरेक्टर को देखा है और पिछली सरकार के कैरेक्टर को देखा है, जब रेवोल्यूशन आएगा वो हमारे टीवी सेट पे नहीं दिखाया जाएगा। जिस वक्त इंडियन पीपल्स फ्रंट की रैली हुई बुनियादी अधिकारों के लिए, कृषि का जो सवाल है, जो मिनिमम प्राइस का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, उसको लेकर के 1990 में शायद इंडियन पीपल्स फ्रंट की रैली हुई थी दिल्ली में, जिसमें करीब 1 लाख लोग आए थे, 1-1.5 लाख लोग आए थे और पूरी दिल्ली जो है जाम हो गई थी। अगले दिन अखबारों में आपको क्या सुनने को मिला? ये सुनने को मिला कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया था, बस। इट वाज ओनली रिपोर्टेड एज अ ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन और कुछ नहीं रिपोर्ट किया गया। तो क्या जब रेवोल्यूशन आएगा, क्या इस देश की अधिकतर जनता को पता रहेगा? मुझे लगता है नहीं। और जब फांसीवाद आएगा, क्या इस देश का जो बेटर ऑफ पॉपुलेशन है, जो ब्राह्मण बनिया बिजनेस मॉडल जिसको हम लोग देखते हैं पूरे शहरों के प्राइम लोकेशंस में जो लोग रहते हैं, क्या उन लोगों को फर्क पड़ेगा? क्या उन लोगों को मालूम भी पड़ेगा? मुझे लगता है नहीं मालूम पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को होते हुए देखा है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ में तो ये प्रक्रिया चल ही रही है। रोज लोगों का रेप होता है, रोज लोगों को लूटा जाता है, रोज लोगों को मारा जाता है, बेकसूर लोगों को अंदर किया जाता है। फांसीवाद यही तो है। फांसीवाद और क्या है? फांसीवाद तो चल रहा है, लेकिन हमको दिल्ली में बैठकर तब समझ में आता है जब स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जाता है, जब उन पे सेडिशन लगता है। देखो सेडिशन तो लग ही रहा है, उड़न तुलन में 8,000 लोगों पे सेडिशन लगा हुआ है। क्या वो फांसीवाद है? हम लोगों को, इसलिए मैंने अपने पूरे स्पीच में जो है कहीं पे फांसीवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये फांसीवाद क्या है? क्या ये कांग्रेस के टाइम पे नहीं था?
क्या ये सिर्फ अभी आया है? क्या अगर कल को आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो तब फांसीवाद की कोई संभावना नहीं रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार फांसीवादी हो सकती है? फांसीवाद एक टेंडेंसी है। फांसीवाद कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि ABCD आप चेकलिस्ट बोलेंगे ये हो गया, हाँ फांसीवाद आ गया। फांसीवाद जब आएगा तब टाइम्स नाउ और जी न्यूज ये दिखा रहे होंगे कि भारत जो है वो शाइन कर रहा है, इंडिया शाइनिंग का नैरेटिव तब चलाया जा रहा होगा और दिखाया जा रहा होगा कि इंडिया कितना टॉलरेंट है, इंडिया कितनी अच्छी कंट्री है। ये होगा फांसीवाद के टाइम पे, वो है असली फांसीवाद। लेकिन फांसीवाद एक्चुअली में एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार में देखी, किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई, किस तरह से 84 के सो-कॉल्ड दंगे, जो कि दंगा नहीं था, जो कि मैसेकर था, जिसको करवाया गया दिल्ली कैपिटल सिटी में, सिखों को किस तरह से मारा गया और इस पर कोई आवाज नहीं उठती, कुछ नहीं होता, किसी को सजा भी नहीं मिलती। ये फांसीवाद है, ये फांसीवादी टेंडेंसी है। किस तरह से 8,000 लोगों पर सेडिशन लगता है, देशद्रोह का चार्ज लगता है, वो लोग जेलों में सड़ते हैं, कोई आवाज नहीं उठाई जाती। ये फांसीवादी टेंडेंसी है। किस तरह से अखलाक की हत्या की जाती है दादरी के अंदर, जहां पे कहने को समाजवादी सरकार है। दादरी में, उत्तर प्रदेश में, वहां तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो अभी तक अखलाक के हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली? कभी मिलेगी भी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मिली क्यों नहीं? ये फांसीवाद है। जब आप मर्डर को मर्डर मानने से इनकार कर देंगे, जब आप मर्डर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, मटन की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और इलेक्शन आते आते वो जो मटन मिला था अखलाक के फ्रिज में वो बीफ बन जाएगा और इसको चलाया जाएगा, ये फांसीवाद है। इसलिए इस चीज को हम लोगों को बहुत केयरफुली माने समझना पड़ेगा और इन प्रश्नों को उठाना पड़ेगा सोसाइटी में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 2017 में फांसीवाद आएगा और तब हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और उस टाइम के लिए हम फांसीवाद है, फांसीवादी टेंडेंसीज है। बल्कि यहाँ तक भी माने अगर हम लोग एक ऑनेस्ट एक्टिविस्ट की तरह बात करें, आप लेफ्ट की सरकारें देखिए, लेफ्ट की एक सरकार जब टाटा के लिए सिंगूर नंदीग्राम कराती है, वहां पे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाती है बोलकर कि ये जो माओवादी हैं ये हमको अटैक कर रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं, क्या वो फांसीवादी टेंडेंसी है? वो एकदम फांसीवादी टेंडेंसी है। फांसीवाद इसलिए मैं कह रही हूँ, कोई टाइम एंड स्पेस के अंदर कोई इवेंट नहीं है जो होगा, जो फायरवर्क्स के साथ में होगा, नहीं। फांसीवादी टेंडेंसीज हैं, उनके खिलाफ में अगर हम लोगों को लड़ना है, हमको इन सब टेंडेंसीज के खिलाफ में बोलना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ पे आया है कि why you question only BJP? Was Congress a welfare or secular government? You are hiding the face of Hindu nation by targeting mainstream political parties. Make it clear. और मुझे पता नहीं ये सवाल किसने पूछा है, लेकिन ऐसे सवाल जो है पूरा लखनऊ से लेकर कर्नाटक तक मुझे सुनने को मिल रहा है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे कि ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सवाल पूछा नहीं जा रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज आस्क्ड दिस, आपको पूरा आदर देते हुए, मुझे लग रहा है कि ये जो सवाल है ये किसी जर्नलिस्ट से आ रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट का एक पूरा जो ग्रुप है, बल्कि जिसको गिरोह बोलना चाहिए, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे मैं लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ या कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, वो एग्जैक्टली इसी सवाल को पूछते हैं और उनको मैं एग्जैक्टली यही जवाब देती हूँ कि इमरजेंसी के टाइम से अगर कोई लड़ रहा है कंसिस्टेंटली हर तरह के रिप्रेशन के खिलाफ, वो JNU है। इमरजेंसी के टाइम पे कांग्रेस से लड़ा था, सिंगूर नंदीग्राम के टाइम पे CPIM से लड़ा था, मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त समाजवादी पार्टी से लड़ा था, जब पॉस्को वाला आंदोलन चल रहा था वहां पे जाकर के लोगों के साथ में खड़ा हुआ था, पूरन गया था, कश्मीर गया था, सब जगह गया था। हर चीज के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है और हर चीज के खिलाफ हम लोग आवाज उठा सकते हैं। आप इस उदाहरण को देखिए, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, जो कॉमरेड कन्हैया का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि 84 के दंगों में और 2002 के दंगों में अंतर है। उस पर क्या उनका पोजीशन है क्या नहीं है, उस पर बिना बात किए हुए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जिन्होंने उनके रिलीज के लिए पूरा आंदोलन चलाया, जिस वक्त वो नहीं थे, जिस वक्त वो जेल में थे, हमने उनसे अलग अपना पोजीशन रखा। हमने ये कहा कि 84 के दंगे जो है और 2002 के दंगे, इनसे कंपेयर करके अगर आपको लगता है कि हम कोई कांग्रेस का फायदा कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं, हम इससे भाजपा का फायदा करते हैं। और जिस तरह से 84 का दंगा स्टेट स्पॉन्सर था, उसी तरह से 2002 का दंगा स्टेट स्पॉन्सर था। लेकिन आप ये बताइए कि ये कौन सी ऐसी जगह है
कि ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यूनियन के, वो वाइस प्रेसिडेंट से अलग पोजीशन रखते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। अगर कल को मैं अरेस्ट हो जाऊंगी, मेरे लिए कन्हैया लड़ेंगे, अगर कन्हैया अरेस्ट हो जाते हैं उनके लिए मैं लड़ती हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। ये मॉडल है डेमोक्रेसी का। उनकी नासमझी हो सकती है, उनका पार्टी लाइन हो सकता है, उनका कुछ भी हो सकता है। वो मेरे पार्टी लाइन को गलत समझ सकते हैं, अगर उनके नजरिए से देखें उनको मेरा पार्टी लाइन गलत लग सकता है, लेकिन क्या हम लोग बिना एक दूसरे का गला काटे हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं? ये नाम है जेएनयू का। और जेएनयू में सिर्फ मैंने नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने उनके रिलीज के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी, आगे भी अगर किसी स्टूडेंट का अरेस्ट होता है उससे भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या हम लोग एक दूसरे से अलग अलग खड़े होकर भी हम लोग साथ में लड़ सकते हैं? एकदम लड़ सकते हैं। ये मॉडल है जेएनयू का। बहुत सारा डिबेट इस बात पे चला कि नारे किसने लगाए, नारे किसने नहीं लगाए, इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था, इवेंट किसने नहीं ऑर्गेनाइज किया था। इवेंट जिसने भी ऑर्गेनाइज किया हो, हम लोग खुद को नारों से भी डिसोसिएट कर सकते हैं, हम लोग खुद को 84 पर जो कमेंट है उससे भी डिसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ सिद्धांतों के साथ में खड़े हैं और कुछ चीजों के खिलाफ में खड़े हैं। और इतनी समझदारी अगर हमारी क्लियर है, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को किससे लड़ना है। मनमोहन सिंह जिस वक्त जेएनयू आए थे, उनका विरोध किया था स्टूडेंट्स ने। वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, यूपीए के प्राइम मिनिस्टर थे। कई सारे सवालों पर, कई सारे डेमोक्रेटिक सवालों पर उनको जेएनयू के स्टूडेंट्स ने वहां पे काला झंडा दिखाया था, उनसे कुछ सवाल पूछे थे प्लैकार्ड लेकर के, क्योंकि हमसे सवाल जवाब हमको अलाउ नहीं किया गया था। तो वेन्यू के बाहर खड़े होकर लोगों ने प्लैकार्ड खड़े करके उनसे सवाल पूछा। जेएनयू में हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है, सपा और बसपा में क्या अंतर है, अकाली और आम आदमी पार्टी में क्या अंतर है, स्वराज फ्रंट और सीपीआईएम में क्या अंतर है। ये सब बातें हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल है जिन्होंने पूछा होगा वो दोबारा इस सवाल को नहीं पूछेंगे, लेकिन हर बार जब भी हम इस सवाल का जवाब देते हैं उसके बाद दोबारा हमसे यही सवाल पूछा जाता है। तो हमें लगता है ये प्लांटेड क्वेश्चन है, जो पूरा जो इनके संघ के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसमें जो है चलाया जाता है और कहा जाता है कि जहाँ पे भी जेएनयू के लोग जाएंगे उनसे ये पूछेगा। अब मेरा उनसे एक काउंटर क्वेश्चन है, हम तो लड़े हैं, हम तो कांग्रेस के टाइम में भी एंटी करप्शन आंदोलन में हमने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उसमें जिस तरह से क्वेश्चन को रखा गया उसमें हमने पूछा एंटी करप्शन आंदोलन में क्या सिर्फ 100 रुपए क्लर्क को पकड़ाना करप्शन है, या जो कॉर्पोरेट्स को छूट दी जाती है, जिसका डाउ केमिकल को आपने देखा किस तरह से निकाला गया देश से, विजय माल्या को किस तरह से निकाला गया देश से, क्या ये करप्शन है? इन सवालों को हमने रखा। 16 दिसंबर के आंदोलन में हमने इन प्रश्नों को रखा। क्या सिर्फ 16 दिसंबर का रेप है? क्या मनोरमा देवी का रेप नहीं है? क्या कुनन पुष्पोरा का रेप नहीं है? इन सवालों को हमने पूछा। कांग्रेस के खिलाफ तो हमने कितने आंदोलन किए उसकी मैं पूरी फहरिस्त आपको गिना सकती हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, क्या जेएनयू प्रेसिडेंट को कांग्रेस ने अरेस्ट करवाया या बीजेपी ने अरेस्ट करवाया? कांग्रेस ने अरेस्ट किया था किस टाइम पे? इमरजेंसी के टाइम पे। जेएनयू प्रेसिडेंट इतिहास में 2 ही बार अरेस्ट हुए हैं, एक बार जब इमरजेंसी का टाइम था और एक बार अभी का टाइम। तो ये सवाल हमसे पूछने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि हम लोग किसका विरोध करते हैं और किसका विरोध नहीं करते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे प्रश्न हैं कि पंजाब में जो है टेक एनकाउंटर, आर्मी के द्वारा रेप, ये सब जो है ये ऑलरेडी चल रहा है और आप लोग इस पर खामोश है। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली बातचीत में ही इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। अभी एक ऐसा टाइम है जब हम लोग बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं, नहीं तो ये प्रश्न तो हम लोग बहुत टाइम से उठा रहे हैं। आप जेएनयू आइए, जगमोहन सिंह जी आए हुए हैं जेएनयू और उनको पता है वहाँ पे किस किस तरह के प्रश्न उठते हैं, किस किस तरह के प्रश्न उठते नहीं है। ये सारा जो है माने आपका क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि जेएनयू क्या है। जेएनयू हर तरह के रिप्रेशन के खिलाफ में खड़ा है। माने पंजाब और कश्मीर की तो बात ही नहीं है, हम लोगों पर तो ये हमेशा तोहमत लगती है, तुम हमेशा इजराइल फलस्तीन की बात करते रहते हो। तो इजराइल फलस्तीन से लेके कुडनकुलम से लेके पंजाब से लेके सब जगह का जो है, अभी आप ही के बीच में एक आंदोलन चल रहा है, आप लोग जानते हैं भूमि के लिए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, उसमें भी जो हमारे जो साथ की पार्टीज हैं वो सब लोग आंदोलन लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है और इस बारे में आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि जेएनयू ने कंसिस्टेंटली, जेएनयू में हमेशा आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी का जो संगठन है वो हमेशा वीक होता है। जब
जब कांग्रेस की सरकार होती है तब किसी एनएसयूआई वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है ये कैंपस में खुल के बोलने की मैं एनएसयूआई से हूँ। जब एबीवीपी की जब बीजेपी की सरकार होती है उस वक्त एबीवीपी के लोग एबीवीपी से रेजिग्नेशन दे देते हैं कि आपने यहाँ पे बहुत गलत किया, आपने वहाँ पे बहुत गलत किया। जेएनयू का नाम जब सीपीआईएम ने सिंगूर नंदीग्राम किया उधर पे बंगाल में, उस वक्त उनके खिलाफ में जेएनयू में लेफ्ट के लोगों ने रैलियां निकाली। तो ऐसा कुछ जेएनयू को कोई वो नहीं है कि हम लोग अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, एकदम बोल सकते हैं पूरे रिप्रेशन के खिलाफ में जो है हम लोग। और पंजाब के स्पेसिफिक क्वेश्चन पे माने हम लोग तो हमारा तो एकदम साफ मानना है किसी भी चीज को आप लोग हथियार से आप किसी भी आंदोलन को जो है जवाब नहीं दे सकते। अगर लोगों का कोई आंदोलन चल रहा है, अगर लोगों की कोई डिमांड है, वो भले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर वो डिमांड, आपको उससे डेमोक्रेटिकली एंगेज करना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग दावा कर सकते हैं कि ये हमारा अटूट अंग है, वो हमारा अटूट अंग है। जब अटूट अंग जो होता है, जब उस पर गोली चलती है, जब अटूट अंग से खून बहता है, उस वक्त दर्द होती है। सिर्फ अटूट अंग में दर्द नहीं होती है, पूरे जिस्म में दर्द होती है। तो अगर ये कोई भी सरकार क्लेम करे कश्मीर हमारा अटूट अंग है, नॉर्थ ईस्ट हमारा अटूट अंग है, तमिलनाडु हमारा अटूट अंग है, पंजाब हमारा अटूट अंग है, तो जब उस अटूट अंग पे कोई चोट लगती है, वो दर्द पूरे जिस्म में होनी चाहिए, तब जाके हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि वो अटूट अंग है, वरना नहीं क्लेम कर सकते। इस बात का